Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 19th of July 2020. तो 19 जुलाई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. There are many things which are going on, so this video got a bit delayed, but we will be trying to provide this on schedule. Some of the things are getting late because of my duty schedule also, and 15th August is coming, so the workload increases a bit in this period of time. So for that reason I'm very sorry if I provide the news analysis late for some days, so you have to adjust with that also. Okay, so let's start. काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, आज का संडे का दिन था, काफ़ी सारी न्यूज़ आइटम्स आई थी. तो सबसे पहले हिंदू एक्सप्लेन्स, जो 3 एक्सप्लेनेशंस आते हैं हिंदू के, वो हम देखेंगे. पहला है why is India out of the Chabahar rail project and what is the importance ऑफ दिस चाबहार रेल प्रोजेक्ट. तो सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंस ऑफ चाबहार क्या है देख लेते हैं. चाबहार प्रोजेक्ट टाइज इंडिया एंड ईरान टुगेदर एज न्यू दिल्ली डील्स विद इट्स डिफिकल्ट नेबर्स टू द वेस्ट पाकिस्तान. ठीक है ना, मतलब जब हम पाकिस्तान से डील करते हैं उस समय पे चाबहार पोर्ट हमको एक बहुत अच्छा एक आउटलेट प्रोवाइड करता है जहां से हम पाकिस्तान को अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है ना, इट प्रोवाइड्स अस अ डील टू डील विद अवर डिफिकल्ट नेबर्स लाइक पाकिस्तान. दूसरी चीज, अ मेजर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी हब ऑन ईरान कोस्ट नॉट ओनली गिव्स अस इंडिया एन अल्टरनेटिव रूट टू अफगानिस्तान. तो इससे हमको एक अल्टरनेटिव रूट मिलता है अफगानिस्तान, थ्रू विच वी कैन बाईपास पाकिस्तान, एंड इट हैज आल्सो द पोटेंशियल टू प्रोवाइड इंडिया एंड स्ट्रेटेजिक काउंटर टू पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट. तो ग्वादर पोर्ट का एक काउंटर भी प्रोवाइड करता है. दूसरी चीज, हमको एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है टू अफगानिस्तान. द चाबहार ट्रेड जोन कुड बी एन इंपॉर्टेंट वे स्टेशन फॉर इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट्स एंड फूड एंड मटेरियल एक्सपोर्ट. तो ये जो चाबहार का ट्रेड जोन एरिया है वो हमको एनर्जी इंपोर्ट के लिए भी मदद करेगा और मटेरियल एक्सपोर्ट में तो मदद करेगा ही करेगा फ्रॉम द कांडला एंड मुंद्रा पोर्ट्स. तो कांद्रा और मुंद्रा पोर्ट्स के हेल्प से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. एंड द रेल प्रोजेक्ट विल अलाउ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट कॉरिडोर नॉट ओनली टू अफगानिस्तान विच पाकिस्तान हैज डिनाइड इट बट ऑल्सो टू सेंट्रल एशिया एंड रशिया समडे. तो ये जो रेल प्रोजेक्ट है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर हम लेटर स्टेज में भी इंडिया इंटर करता है इसमें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हमको अफगानिस्तान तक का रूट देगा, प्लस सेंट्रल एशिया और रशिया तक का रूट दे सकता है. ठीक है ना. While the Chabahar port development has moved forward in the last 5 years, the railway line languished. तो ऑथर का ये कहना है कि चाबहार प्रोजेक्ट का काम तो बढ़ गया था इन 5 सालों में, लेकिन रेलवे लाइन का काम जरूर रुक गया. तो जो रेलवे लाइन है वो है चाबहार जहेदान लाइन ऑन इट्स ओन दिस मंथ. ये ईरान ने बोला कि हम अब खुद से ये रेलवे लाइन बनाएंगे, एंड ऐसा उनका कहना ज़रूर है. लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो फंड वो मतलब कि 400 मिलियन फंड यूज़ करेंगे नेशनल डेवलपमेंट फंड ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से, लेकिन इसमें चाइना का ज़रूर योगदान है. Now, where is the problem? The deal has always been dependent upon the US policy on Iran. ऑथर का ये कहना है प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि जो ये डील रही है हमेशा से ये ईरान के और यूएसए के स्टेटस पर डिपेंड करती आई है. जैसे कि न्यूक्लियर डील जो थी वो P5+1, मतलब कि यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, ये तो आपके परमानेंट 5 मेंबर्स हो गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के. दीज आर द 5 नेशंस विच हैव गॉट वीटो, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. +1 जो होता है वो जर्मनी के लिए यूज होता है. तो दीज वर द पार्टीज इन द JCPOA. JCPOA मीन्स जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. तो जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में ये P5+1 है प्लस ईरान है. दिस जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इज नोन एज योर ईरान न्यूक्लियर डील. तो इन 2005 द सैंक्शंस वर रिमूव्ड एंड ये सारा काम अच्छे से चलने लगा. लेकिन इन 2018 डोनाल्ड ट्रंप अगेन इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन ईरान, एंड इस कारण से इंडिया को फिर जो बायलैटरल ट्रेड था वो स्टॉप करना पड़ा, एंड वी हैड टू स्टॉप द oil imports from Iran as well. So this was the major reason why the speed on the work on this Chabahar railway line is stopped, because we have always been dependent upon the US policy in order to trade, in order to deal bilaterally with Iran. So this is the major reason why India and Iran have moved slowly, because of the policies of USA and other P5+1 nations on this nuclear deal. ठीक है. The Ministry of External Affairs, this Ministry of External Affairs has also, they have again मतलब कि इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि इंडिया का जो ONGC विदेश लिमिटेड है, विच इज़ द फॉरेन आर्म ऑफ दिस ONGC विदेश लिमिटेड, दे आर ऑल्सो आउट ऑफ फरजाड बी गैस. ओके, फरजाड बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट. तो फरजाड बी गैस प्रोजेक्ट से भी बाहर हो गए हैं, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सिंस 2003, जिसको कि हम एनर्जी सिक्योरिटी के पर्पज से मतलब लेना चाहते थे. तो दिस वॉज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज एंड दैट इज गोइंग ऑन between India and Iran. The announcement on the two projects came
इवन एज मतलब चाइना ने भी 25 साल की पार्टनरशिप का काम किया, $400 बिलियन की पार्टनरशिप का काम किया। उस समय पे इस न्यूज़ का जो आना है ये एक चीज़ दर्शाती है कि कहीं ना कहीं चाइना का इसमें योगदान है। द अनाउंसमेंट ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स केम इवन मतलब व्हेन चाइना अनाउंस दिस थिंग देन ओनली ये दोनों न्यूज़ें आई हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें चाइना का ज़रूर जो पुश मिल रहा है ईरान को वो चाइना की तरफ से मिल रहा है। सो दिस वाज द न्यूज़ आइटम। सेकंड है द हिंदू एक्सप्लेन्स हु ड्रॉज अप द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिलेबस। तो व्हाट इज द स्टोरी सो फार? स्टोरी सो फार इज दैट कोविड-19 पैंडेमिक आया, स्कूल्स की क्लासेस रेगुलर नहीं रह गई, इस कारण से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द सिलेबस बाय 30% फ्रॉम क्लासेस 9 to 12th। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस का 30% सोल्यूशन सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है ना। Now, although the CBSE said core concepts will be remained, अब CBSE का ये कहना है कि core concepts रहेंगे, लेकिन कंसर्न्स यही है कि core concepts को और कुछ चीज़ों में साइंसेज में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंसेज में ये कुछ स्पेशल चीज़ें जो फाउंडेशन की होती हैं वो रिमूव कर दी गई हैं, ठीक है ना। Opposition politicians and academicians alike are upset that topics like federalism, citizenship, nationalism, secularism, democracy and diversity, as well as analysis of recent economic policies such as demonetization and GST have been dropped out. Now this is the major problem कि जो government है they have left out the topics like federalism, citizenship, nationalism, secularism, democracy, which are the ideals of this constitution and which must be known to every citizen। जैसे कि मैंने उस दिन भी आपसे हामिद अंसारी जी के आर्टिकल के बारे में बताया था कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी कि 16 से 18 साल के बीच में लड़के 12th करते हैं कंप्लीट और उसके बाद तुरंत उनको वोटिंग का पावर रहता है। सो ऑल द पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन और जो भी इनका पॉलिटिकल फाउंडेशन होता है वो स्कूल में ही बनना जरूरी है। और अगर टॉपिक्स लाइक नेशनलिज्म, सिटीजनशिप, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी छोड़ दिए जाएंगे, सो वेयर डू यू थिंक कि लोग ये चीज समझेंगे। नाउ ऑथर ने क्या क्रिटिसिज्म किया है, दिस इज क्लियरली एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द एसेंशियल्स। ये क्लियरली एक अटेम्प्ट है कि गवर्नमेंट एसेंशियल्स को रिड्यूस कर रही है, प्लस जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन जैसी पॉलिसीज जो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे फ्लॉप हुई हैं उनके एनालिसिस को भी छोड़ दिया गया है। तो लोग अपनी गलती भी छुपाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। प्लस सिटीजनशिप के चैप्टर को छोड़ देना ऐसे टाइम पे जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप लेके आ रहे हो जो कि एक बहुत मेजर कंटेंशन है बिटवीन द ग्रुप्स, बिटवीन द कम्युनिटीज एंड ऑल, सो उस टाइम पे उसको छोड़ना एक बहुत बड़ा आपका सस्पिशन क्रिएट करने वाला चीज़ है। ये ऑथर ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया। सो दीज वर द थिंग्स विच वर देयर इन दिस आर्टिकल, ठीक है ना। नाउ सीबीएसई ने क्या रीजन दिया ये देख लेते हैं। फर्स्ट रीजन इज इमरजेंसी ऑफ कोविड-19। जो उन्होंने पहला रीजन दिया वो कोविड-19 की इमरजेंसी में क्लासेस लग नहीं सकती। दूसरी चीज, सीबीएसई हैज बीन इन द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो उन्होंने सीबीएसई ने ये भी कहा है कि अब हम जो है कॉम्पिटेंसी को ज्यादा महत्व देंगे इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग की मगअप करके कंसेप्ट आप आगे बढ़ते रहो। तो कंटेंट बेस्ड लर्निंग से जरूरी है कंसेप्ट मेकिंग। तो कंटेंट बेस्ड लर्निंग नहीं होगी, कंसेप्ट मेकिंग की प्रोसेस की जाएगी, ठीक है ना। तो इन द सिनेरियो ऑफ कोविड ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सीबीएसई का कहना है कि हम इसको स्टार्ट करेंगे ताकि जो आगे का टाइम आए उसमें हम कंसेप्ट की तरफ ज्यादा जाए ना कि कंटेंट को याद करने की तरफ। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज दिस? तो एनसीईआरटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर ऑल द स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री वो एनसीईआरटी डेवलप करता है। इट ऑल्सो प्रिंट्स टेक्स्ट बुक बेस्ड अपॉन सिलेबस विच आर यूज्ड बाय द सीबीएसई स्कूल्स। द कोर्स कमिटी सजेशंस वर अप्रूव्ड बाय सीबीएसई करिकुलम कमेटी। तो सीबीएसई की करिकुलम कमेटी है और उसकी फिर गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने फिर इसको अप्रूवल दिया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया किसने था? तो एनसीईआरटी। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? एनसीईआरटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, याद रखेगा। फिर आपकी सीबीएसई की करिकुलम कमेटी और उसके बाद उसकी गवर्निंग बॉडी उसको अप्रूवल देती है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की एचआरडी मिनिस्ट्री इसको बाद में अप्रूव कर देती है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। नाउ थर्ड इज व्हाई इज सोरियासिस ड्रग बीइंग यूज्ड टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको सोरियासिस की ड्रग कौन सी है और किसका यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि दो र्यूमाटाइड आर्थराइटिस और सोरियासिस दोनों की ड्रग मैंने बताई थी। तो अभी बायोकॉन ने अनाउंस किया है कि दे आर ट्राइंग टू यूज दिस इटोलीजुमैब। ओके, इटोलीजुमैब ये जो है ये ट्रीटमेंट इसका यूज़ किया जाएगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। जो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 में जो मौतें हो रही मैंने आपको बताया था कल भी कि एज अ रिस्पॉन्स टू कोविड-19
एंटीबॉडीज साइटोकाइंस रिलीज करने लगती हैं। साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा जब मात्रा में रिलीज हो जाता है, फ्लडिंग हो जाती है उसकी, तो साइटोकाइंस रिलीज सिंड्रोम कहलाता है। उसको मॉडरेट और मतलब उसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में होता है, ये साइटोकाइन रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के उसमें। तो इटोलिजुमैब इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच इज यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट सोरियासिस। ओके, याद रखिएगा, इटोलिजुमैब जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है विच इज यूज्ड टू ट्रीट द एक्यूट सोरियासिस। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स क्लोन्ड इन द लैब टू मिमिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन्स होते हैं विच आर क्लोन्ड इन द लैब, वो लैब में बनाए जाते हैं, एंड दे मिमिक द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द इम्यून सिस्टम। They mimic the antibodies produced in the immune system to counter an infection, infection को counter करने के लिए, ठीक है ना। They have their genesis in serum and colorless constituent of blood that contains antibodies। तो उनका जो genesis होता है सीरम में होता है। सीरम क्या होता है? colorless constituent of the blood that contains the antibody। तो सीरम में आपके एंटीबॉडीज रहते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। So this was the third news. Now the news important is that mobile app Kurma, that is for turtle conservation। आप देख सकते हैं फ्रंट पेज की न्यूज़ है, मोबाइल ऐप कुरमा हेल्प्स सेव टर्टल्स इन इंडिया। ओके, तो मोबाइल ऐप जो कुरमा है उसने हेल्प किया है इन द सेविंग टर्टल्स इन इंडिया। सो दिस ऐप इज़ फॉर द टर्टल कंजर्वेशन, याद रखिएगा, दिस ऐप इज़ फॉर द टर्टल कंजर्वेशन। और ये जो कुरमा है दिस इज़ फॉर द टर्टल कंजर्वेशन एंड दिस एप्लीकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क। याद रखिएगा, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ने इसको क्रिएट किया है कुरमा ऐप को, एंड दिस वॉज द ऐप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्विंग दिस मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन फॉर एम्ड एट टर्टल कंजर्वेशन। तो कुरमा ऐप है, याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कुरमा ऐप किसके लिए है तो टर्टल कंजर्वेशन, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग, एंड ये काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन है बिटवीन द सिटीजन साइंस इनिशिएटिव एंड इट प्रोवाइड्स सिटीजन एंड साइंस। तो सिटीजन एंड साइंस के बीच में काफ़ी अच्छा कोलैबोरेटिव है विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्पीशीज एंड लिस्ट द रेस्क्यू सेंटर्स। तो ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज एंड लिस्ट द रेस्क्यू सेंटर्स। इसमें ट्रैफिक का नाम आया तो मैं ट्रैफिक के बारे में बताता हूँ। ट्रैफिक इज ए वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क जो कि 1976 में बना था। इट वॉज फाउंड इन 1976। इट्स अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN। तो इट इज अ प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN। ट्रैफिक इंटरनेशनल बेस्ड इज इन कैम्ब्रिज UK and it is an NGO and works in close collaboration with the CITES secretariat। CITES का तो काफ़ी इंपॉर्टेंटली काम करता है। इट्स अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ऑल्सो, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट ओपन्स ऑफ NDRF फॉर इंडिविजुअल डोनेशंस। तो गवर्नमेंट ने NDRF के एक सेक्शन का यूज़ किया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का जो यूज़ किया है। एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत एक सेक्शन है, वो सेक्शन है सेक्शन 46 का 1B, 46(1)(b। दे हैव यूज्ड दिस एंड नाउ दे हैव ओपनड अप दिस NDRF फॉर इंडिविजुअल डोनेशंस एज वेल टू अलाउ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन विल contribute to the national disaster response fund for the purpose of disaster management। So MHA has laid out the modalities for receipt of contributions grant from any person or institution for the purpose of disaster management in NDRF as per section 46(1)(b of the DM Act 2005। okay, तो DM Act 2005 था, उसका section 46(1)(b के अंतर्गत कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन एलिजिबल है फॉर मेकिंग डोनेशंस टू योर डिजास्टर मैनेजमेंट फंड। ओके, फॉर द डिजास्टर्स। एक और इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन सेक्शन में आया था आज, व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग। तो प्ली बार्गेनिंग क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क इन इंडिया। लेट मी टेल यू द कंसेप्ट। प्ली बार्गेनिंग रिफर्स टू अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्रिमिनल ऑफेंस। कोई व्यक्ति जिसके ऊपर क्रिमिनल केस लगा हुआ है, ठीक है ना, क्रिमिनल ऑफेंस। ही कैन निगोशिएट विद द प्रोसिक्यूशन फॉर लेसर पनिशमेंट। ही कैन निगोशिएट विद द प्रोसिक्यूशन फॉर लेसर पनिशमेंट देन व्हाट इज प्रोवाइडेड इन लॉ बाय प्लीडिंग गिल्टी टू अ लेस सीरियस ऑफेंस। सो व्हाट इज दिस, लेट मी रिपीट। प्ली बार्गेनिंग ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक व्यक्ति जिसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस लगे हैं, ही कैन निगोशिएट विद द प्रोसिक्यूशन। वो निगोशिएशन कर सकते हैं प्री ट्रायल स्टेज में फॉर लेसर पनिशमेंट देन व्हाट इज प्रोवाइडेड इन लॉ। लॉ में जितनी पनिशमेंट है उससे कम के लिए वो निगोशिएट कर सकते हैं अगर वो व्यक्ति प्लीड गिल्टी कर ले, मतलब अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर ले। अगर कोई लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं उनके लिए अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो पूरी प्रोसेस का, इससे देखो फायदे क्या क्या होंगे। इससे फायदा ये होगा कि एक तो ऑफेंस में आपको पनिशमेंट श्योर शॉट हो गई। जैसे इंडिया में क्या हो रही है कि इंडिया में कन्विक्शन रेट बहुत कम है, श्योर शॉर्ट पनिशमेंट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति अपनी गुनाहों को कबूल कर लेगा। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति, उसको क्या फ़ायदा हुआ कि लॉ में हो सकता है 10 साल तक परेशान होने के बाद उसको पूरी सज़ा पड़ जाती, तो उसको ये नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है ना, और वो पहले ही अपनी गलतियों की वो मांग करके जल्दी से बरी हो सकता है। तो इससे
जुडिशरी का भी टाइम बचता है, इससे एक्यूज्ड का भी टाइम बचता है, एक्यूज्ड की ट्रबल्स कम हो जाती हैं, दूसरा पनिशमेंट गारंटी हो जाती है तो जिससे कि कन्विक्शन रेट बढ़ जाता है। ये सारे इसके फायदे हैं। एंड जो विक्टिम पार्टी है वो भी खुश रहती है, चलो कम से कम जल्दी निपट गया, हमको भी परेशानी नहीं हुई, ठीक है ना। तो इन इंडिया दिस कंसेप्ट केम इन 2006, 2006 तक ये कंसेप्ट नहीं था, यूएसए से हमने ये कंसेप्ट लिया है एंड यहाँ से कंसेप्ट आया। द इंडियन कोड मेक्स प्ली बार्गेनिंग ए प्रोसेस दैट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द एक्यूज्ड। इंडिया में ये एक्यूज्ड द्वारा ही आ सकती है। फर्दर द एक्यूज्ड विल हैव टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर इन्वोकिंग द बेनिफिट्स ऑफ बार्गेनिंग। उसके बाद फिर वो कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा कि प्ली बार्गेनिंग के बेनिफिट्स उसको दिए जाएं, ठीक है ना। अब ऐसे लोगों को ही मिलेगा जो कि ऐसी पनिशमेंट में है, ऐसे ऑफेंस में है जो कि जिसमें डेथ सेंटेंस नहीं है, या जिसमें लाइफ सेंटेंस नहीं है, या जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है। तो 7 साल से कम की सज़ा तक के लिए होता है, और ये स्कीम दी है चैप्टर 21A में। ओके, चैप्टर 21A में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। जो अदर कैटेगरीज है जहाँ पे ये अलाउड नहीं है प्ली बार्गेनिंग, वो है ऐसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो ऑफ द कंट्री को जो इम्पैक्ट करें, ऐसे ऑफेंसेस, या जो किसी ऐसी विमेन के अगेंस्ट हो जो कि 14 साल से कम की उम्र के हो, तो प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। कुछ एडवांटेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। मलिमथ कमेटी जो बनी थी क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के लिए, मलिमथ कमेटी, तो मलिमथ कमेटी वाज फॉर्म्ड फॉर द क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, तो उसने भी इसके एडवांटेजेस के बारे में बताया है, ठीक है ना। Now study finds evidences of vertical transmission of coronavirus. तो स्टडी ने एक पता किया है vertical transmission of coronavirus. A study has found the evidences that confirms the vertical transmission of coronavirus. And vertical transmission मतलब कि मदर टू चाइल्ड का अब ये जो ट्रांसमिशन है ये कंफर्म हो गया है। एंड ठीक है ना, ये अगर स्टेटमेंट आता है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस इज पॉसिबल, तो वो आपको सही करना पड़ेगा। एंड दिस इज थ्रू द वूम, मतलब कि इन यूट्रो में, यूट्रस के थ्रू ही ये जाता है, थ्रू द ट्रांसप्लेसेंटल रूट। तो इसमें एक डाउट ये था, हो रहा था जो साइंटिस्ट थे, कि या तो ये ट्रांस सर्वाइकल रूट के थ्रू जा रहा है, मतलब सर्वाइकल टिश्यूज के थ्रू हो रहा है, या ये ट्रांसप्लेसेंटल रूट के थ्रू होगा। तो इसका जो निकला है फाइनल वो है कि ट्रांसप्लेसेंटल रूट को लेता है, तब ये कोरोना वायरस फैलता है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड इन द वर्टिकल ट्रांसमिशन। Now I see this diagram which I included that time, I could not show you. So this diagram is there. कांडला पोर्ट है यहाँ पे, ये मुंबई JNPT पोर्ट है। यहाँ से देखो चाबहार पोर्ट, यहाँ पे इसका रूट मिलेगा। और जो रेलवे प्रोजेक्ट था वो ये इस तरह से था। तो ये भी आपको याद रखना है कि चाबहार जो गल्फ ऑफ ओमान वाला रीजन है वहाँ पर है। ओके, एंड ये जहेदान है, जहेदान के ऊपर ये जरांज है जो कि अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे, एंड देन यहाँ पे देलाराम भी मिलेगा, ये देलाराम भी है, जरांज देलाराम। तो काबुल तक हमको जाने के लिए कनेक्टिविटी मिलती इस रेलवे प्रोजेक्ट से, अगर हम इसको कंप्लीट कर पाते, ठीक है ना। सो दैट वाज द थिंग विच वाज देयर। और मैं आपको ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन के बारे में बता रहा था, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। ट्रांसप्लेसेंटल जो रहेगा, प्री बार्गेनिंग में कंसेप्ट बता रहा था। तो प्री बार्गेनिंग का जो वो किन केसेस में करते हैं, जब लीनियंट सेंटेंसेज हों या लेसर चार्जेस हों, तब आप कर सकते हो। वो रिजेक्ट भी हो सकती है, बट कन्विक्शन इज सर्टेन। तो कन्विक्शन उसमें रेट जो रहता है वो सर्टेन रहता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। फिर हमने बात की थी ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन ऑफ दैट वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है कोरोना वायरस का, वो भी हमने बात कर ली थी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रीवियसली अननोन फॉल्ट्स एट द फुट ऑफ हिमालयन डिस्कवर्ड। तो हिमालय के फुट में कुछ अननोन फॉल्ट्स थे जो कि डिस्कवर किए गए हैं। अब ये डेटा फ्रॉम एन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ओके, ये कहाँ से डेटा आया है? फ्रॉम एन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी हैज़ हेल्प्ड जियोलॉजिस्ट डिस्कवर दिस फॉल्ट सिस्टम इन द सदर्न ईस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल। एंड सदर्न ईस्टर्न जो रीजन है नेपाल का, वहाँ पे इस फॉल्ट के बारे में पता चला है जो कि अर्थक्वेक्स को कॉज कर सकता है। सो द टीम हैज़ लुक्ड एट द सीस्मिक रिफ्लेक्शन डेटा देयर, जो कि रूटीनली कलेक्ट किया जाता है। एंड वहाँ से काफ़ी कुछ ये पता चला है कि वहाँ पे जो अर्थक्वेक्स होते हैं तो वो चीज़ें होती हैं। इन दिस मेथड सीस्मिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल एक्सप्लोजन। तो छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स के थ्रू सीस्मिक वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। एंड मेनी रिकॉर्डर्स कॉल्ड जियोफोन्स का यूज़ करके उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जो इको साउंड आता है ना बीनीथ द सरफेस, उसको रिकॉर्ड करके पता लगाया जाता है कि फॉल्ट है कि नहीं। द फॉल्ट डिटेक्टेड डोंट अपीयर टू एक्सटेंड इनटू इंडिया, बट सीस्मिक वेव्स फ्रॉम एन अर्थक्वेक occurring on them might affect the regions of India near the border. तो the fault detected don't appear to extend to into India. जो नेपाल में फॉल्ट मिले वो इंडिया तक नहीं आते, लेकिन उसके जो अर्थक्वेक हैं वो जरूर इंडिया तक आते हैं। अब जब फॉल्ट की बात चल रही है तो मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ में बताना चाहता हूँ। एक नॉर्मल ज्योग्राफी का कंसेप्ट होता है, कौन कौन से फॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली देखो, जैसे ये आपका ग्रेट हिमालयाज़ है, ग्रेट हिमालयाज़ है,
ग्रेट हिमालयाज और आपके फिर लेसर हिमालयाज होते हैं। ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में आपका पाया जाता है MCT फॉल्ट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है उसका, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे जो लेसर हिमालयाज हैं और सब हिमालयाज हैं, उनके नीचे आपका पाया जाता है MBT यानी कि मिडिल बाउंड्री फॉल्ट। ओके, मिडिल बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं, मिड बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं, तो MBT पाया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे होता है HFF या HFT बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट भी कहा जाता है, HFF या HFT बोल सकते हैं। तो MCT, MBT और HFT ये ऑर्डर होता है, याद रखिएगा। MCT सबसे ऊपर पाया जाता है, फिर MBT, फिर उसके बाद HFT या HFF बोलते हैं उसको, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट या हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। तो इस तरीके से फॉल्ट्स भी कुछ आपके एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले। कीप लविंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।